संविधान के मूल आदर्श जैसे न्याय, समानता, भाईचारा और स्वतंत्रता पर संघ परिवार ने हल्ला बोल दिया है। उनका एकमात्र लक्ष्य संविधान को बदलना है, जिसके लिए उन्होंने संवैधानिक संस्थानों पर घेराबंदी कर दी है। यही नहीं, सरकारी एजेंसियों का भी खुलकर दुरुपयोग हो रहा है। संवैधानिक मूल्य जैसे धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय पर संघ परिवार का खतरा मंडरा रहा है। संघ परिवार की मंशा न केवल हिंदू राष्ट्र बनाना है, बल्कि दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यकों पर उनके अधिकारों से वंचित करना भी है। यही नहीं, महिलाओं और कमजोर वर्गों के हालात भी मोदी सरकार के विगत 10 साल के कार्यकाल में बद से बदतर हुए हैं। आए दिन दलितों पर और अल्पसंख्यकों पर सामूहिक बलात्कार और लिंचिंग की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। पीड़ितों की गुहार मोदी सरकार को सुनाई ही नहीं देती। भाजपा ने कई अपने राज्यों को हिंदुत्व की प्रयोगशाला में परिवर्तित कर दिया है, जहां आए दिन कमजोर वर्गों पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। लव जिहाद और गौ हत्या के नाम पर फर्जी मुकदमे चलाए जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों के छोटे व्यापार और उनके घरों पर बुलडोजर चलाना एक आम सी बात हो गई है। कांवड़िया यात्रा के दौरान योगी सरकार ने दुकानदारों को निर्देश दिए कि वो अपना नाम दुकान के बाहर लिखें, ताकि मुसलमानों से कोई भी भोजन न ले। सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय पर हस्तक्षेप करते हुए इस पर रोक लगा दी। सोचिए, अगर ये निर्णय कामयाब हो जाता तो कितने ही अल्पसंख्यक गरीब, बेघर और बेकार हो जाते। चंद लोग संविधान को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कि देश के 140 करोड़ लोग उसके संरक्षण में जिंदा है, सपोर्ट करते हैं। इन हालात को बदलने का संकल्प लेकर कांग्रेस अब पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। अब कोई भी पीड़ित, शोषित और वंचित नहीं रहेगा। ये वादा है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का, जो 145 करोड़ लोगों को न्याय दिलाने के लिए निकल पड़े हैं। उनके इस निर्णय पर लोग कदम से कदम मिलाते हुए देशवासियों के हाथ मजबूत कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद ही सबके दिलों को जोड़ना था, जिसमें राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर का रास्ता कन्याकुमारी से कश्मीर तक तय किया। प्रेम और शांति का पैगाम फैलाते हुए राहुल गांधी ने संघ परिवार के विभाजनकारी एजेंडे के खिलाफ जंग छेड़ दी है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। संविधान की संरचना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान सर्वोपरि रहा। आजादी के पूर्व ही अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेते हुए दलितों का नेतृत्व किया। उन्होंने दलितों के हक के लिए ब्रिटिश सरकार को कई ज्ञापन भी दिए और उम्र भर उनके अधिकारों के लिए लड़ते रहे। कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर आने में मदद की और गांधी जी की सलाह पर उनको मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ महानुभाव चुनकर आए। ये श्रेय हमारी कांग्रेस पार्टी को जाता है कि हमने मात्र 3 साल की अवधि में ही एक ऐसा नायाब संविधान बनाया, जिसमें सभी मूल्यों और अधिकारों को सम्मिलित किया गया, जैसे सामाजिक न्याय, समानता, भाईचारा और स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को संपूर्ण अधिकार, महिलाओं को मतदान का अधिकार, अनुच्छेद 240 में अनुसूचित जनजातियों को विशेष अधिकार, अनुच्छेद 340 के अंतर्गत मंडल आयोग का गठन हुआ, जिसके फलस्वरूप पिछड़ों को आरक्षण मिला।
इसकी तुलना में अमेरिका ने अपने संविधान में संशोधन द्वारा गुलामी खत्म करने में लगभग 100 साल लगा दिए। हालांकि अमेरिका ने आजादी की घोषणा 4 जुलाई 1776 को जारी की, जिसमें समान नागरिक अधिकार प्रदान किए गए, पर इसका संविधान में संशोधन 6 दिसंबर 1865 को हुआ। इसी तरह महिलाओं को उनका मतदान का अधिकार देने में अमेरिका ने 144 साल लगा दिए। Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. 1949 में जब आजाद भारत के नए संविधान का स्वरूप तैयार किया गया, उसी समय भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये आशंका जताई थी कि आगे चलकर तानाशाही भारतीय लोकतंत्र पर हावी हो सकती है। उन्होंने कहा, इस नवजात लोकतंत्र के लिए ये काफी संभव है कि ये अपने रूप को बनाए रखे, लेकिन वास्तव में तानाशाही को जगह दे। अगर कोई भारी जीत होती है तो दूसरी संभावना की वास्तविकता में बदलने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और अंततः तानाशाही का एक निश्चित मार्ग है। उन्होंने नारा दिया कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। ये अंबेडकर जी की जमीन है, संविधान की जमीन है और तिरंगे की जमीन है। ये जो तिरंगा है ये एक चिन्ह है और संविधान के बिना इस तिरंगे का कोई मतलब नहीं। अगर इसमें शक्ति है तो वो शक्ति हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान देता है। मैंने अंबेडकर जी की किताब पढ़ी है और उस किताब में मुझे इतना सा भी डर नहीं दिखा, इसलिए अंबेडकर जी के दिल में नफरत नहीं थी। तो ये देश और इस देश के सारे धर्म सिर्फ एक बात सिखाते हैं, डरो मत, और अगर डरोगे नहीं तो दिल में नफरत कभी पैदा नहीं हो सकती। ये मंत्र आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। 1929 को लाहौर अधिवेशन में जब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बने, उन्होंने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। इसी दिन 20 साल बाद भारत एक गणतंत्र देश बना। 1931 के कराची के ऐतिहासिक अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करवाया, जिसमें मौलिक अधिकार, सामाजिक और आर्थिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली जैसे मुद्दे शामिल थे। आगे चलकर यही प्रस्ताव संविधान का आधार बना। संविधान की संरचना, जिसका प्रारंभ 9 दिसंबर 1946 को हुआ, वो जाकर 26 नवंबर 1949 को संपन्न हुआ। 26 जनवरी 1950 को यह अमल में लाया गया। संविधान के मसौदे को पेश करते हुए बाबा साहेब ने कांग्रेस के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा, यह कांग्रेस पार्टी के कारण ही है कि मसौदा समिति ने प्रत्येक अनुच्छेद और प्रत्येक संशोधन के महत्व को समझते हुए इस संविधान का संचालन किया। कांग्रेस को यह श्रेय जाता है कि यह मसौदा संविधान सभा में सुचारू रूप से पारित हुआ। कांग्रेस की विचारधारा, जो आइडिया ऑफ इंडिया से प्रेरित है, भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है। धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचा, संसदीय प्रणाली और समाजवाद की नींव कांग्रेस ने ही रखी, जो हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। विभाजन के दौरान जब सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, तब भी कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता का दामन नहीं छोड़ा। 2 राष्ट्र के सिद्धांत को नकारते हुए धर्मनिरपेक्षता को अपनाया, जो अशोक, अकबर और हमारे अपने समय में महात्मा गांधी को प्रिय था। इस संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का वर्णन है। भारत में कई बरसों से विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को दबाया गया। इसके चलते कांग्रेस ने संघीय ढांचे के महत्व को समझा और अपनाया।
बाबा साहेब अंबेडकर की बहुजन विचारधारा को आधार बनाकर कांग्रेस ने कई योजनाओं का अनावरण किया। 1871 में ब्रिटिश सरकार ने घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजाति के खिलाफ आपराधिक जनजाति अधिनियम को लागू किया। इस काले कानून की परवाह न करते हुए इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान दिया। इनके इस निस्वार्थ योगदान का सम्मान करते हुए कांग्रेस सरकार ने इस भयानक कानून को 31 अगस्त 1952 को रद्द कर दिया। 1955 में पंडित नेहरू ने गड़िया लोहार समुदाय को चित्तौड़गढ़ किले में प्रवेश करवाया। ये एक ऐतिहासिक कदम था क्योंकि उन्होंने ये किला वर्षों पहले छोड़ दिया था। इन्हीं घुमंतू जनजातियों को राजीव गांधी ने पंचायती राज संस्थानों में प्रतिनिधित्व दिलवाया। तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100 करोड़ की लागत से घुमंतू योजना शुरू की। सोनिया गांधी के निर्देश पर अविभाजित आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर सब प्लान बनाया, जो आगे चलकर कर्नाटका और राजस्थान में लागू किया गया। राहुल गांधी का वादा है कि इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा। जातिगत जनगणना संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है। इससे हमें सभी जातियों और जनजातियों के आंकड़े उपलब्ध होंगे, जिसके आधार पर न सिर्फ नीतियां और योजनाएं बनाई जाएंगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 50% की सीमा को हटाते हुए आरक्षण भी बढ़ाया जाएगा। राहुल गांधी से प्रेरणा लेते हुए तेलंगाना सरकार ने जातिगत जनगणना पर प्रस्ताव पारित किया। इस पर 9 नवंबर 2024 से काम प्रारंभ भी हो गया। 1912 that the biggest ship built till that day set sail between the United Kingdom and the United States. That ship was called Titanic. You must have heard of the name. The designers of the Titanic, they said that the ship is so big, so huge, that it can never be sunk. And then few weeks later, in the middle of the Arctic Ocean, the Titanic hit an iceberg and the ship sank. And the interesting thing was that the person who was supposed to keep an eye out for icebergs didn't see the iceberg. Caste discrimination in India looks very much like the iceberg. Most of it is below the surface. Most of it is hidden. Most of it is secret. I have many friends who belong to the upper caste who tell me, I have never felt caste discrimination. And I say to them, of course you have never felt caste discrimination, because it is not designed for you. And for you, it is like the iceberg. You can't see it. You only see the surface. You don't see the real pain, the real destruction, the real damage that caste discrimination does, not only to Indian people, but to the Indian Constitution and to the Indian nation. अफसोस की बात है कि जिस संविधान की रचना में बाबा साहेब अंबेडकर ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसी का पुरजोर विरोध संघ परिवार ने शुरू से ही किया है, जो उनकी मनुवादी मानसिकता दर्शाता है। 1949 में जब संविधान का मसौदा तैयार हुआ, उसके 4 दिन बाद ही संघ परिवार की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में उन्होंने अपना विरोध जताया। संघ हमेशा से ही चाहता रहा है कि मनुस्मृति संविधान की जगह ले। हालांकि मनुस्मृति संवैधानिक मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है। संविधान के ठीक 50 साल बाद 22 फरवरी 2000 में वाजपेयी सरकार ने संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया। सन 2006 में तत्कालीन आरएसएस के सर संघचालक के.एस. सुदर्शन ने आरक्षण का विरोध किया। जो बातें पहले पर्दे के पीछे हो रही थी, वो अब खुलकर सामने आ गई हैं। लोगों से 400 से अधिक सीटें मांगी जा रही हैं
ताकि संविधान को बदला जा सके। हमारे खिलाफ 2-3 कैंडिडेट खड़ा करते हैं। एक तो बीजेपी का कैंडिडेट, दूसरा ईडी का कैंडिडेट, तीसरा सीबीआई का कैंडिडेट, चौथा इनकम टैक्स का कैंडिडेट। इतने कैंडिडेट हमारे खिलाफ खड़े करते हैं। इन सबको मात करके हमको जीतना है, क्योंकि जब चाहे तब वो सीबीआई लगा देंगे, ईडी लगा देंगे। जितनी आबादी उतना हक, यही नारे को लेकर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। देश भर में संविधान बचाओ आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है। इस आंदोलन ने एक आंधी का रूप ले लिया है। सभी इसे बचाने के लिए जागरूक ही नहीं, एकजुट हो गए हैं। व्यक्तिगत रूप से भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। इसके जरिए न केवल एक व्यक्ति अपनी आवाज उठा सकता है, बल्कि पीड़ितों को कानूनी सलाह भी दिलवा सकता है। एआईसीसी के अनुसूचित जाति विभाग ने बड़े पैमाने पर एक अभियान की शुरुआत की है, जिसके जरिए लाखों की संख्या में लोग संविधान रक्षक बनने के लिए आगे आ रहे हैं। क्योंकि मीडिया ने अपने कान और आंखें बंद कर ली हैं, हमारा आवाज उठाना लाजमी हो जाता है। हम पता लगाना चाहते हैं कि 73% के पास कितनी भागीदारी है, कहां कहां हैं ये लोग। मनरेगा की लिस्ट में मिलते हैं, मजदूरों की लिस्ट में मिलते हैं, लाइन लगी हुई है। हम पता लगाना चाहते हैं हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर में कहां है जाति जनगणना का ये कॉन्सेप्ट है, और ये क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट है। इससे हिंदुस्तान की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्यों बदलेगी? क्योंकि 21वीं सदी डेटा की सेंचुरी है। डेटा जो 20th सेंचुरी में तेल काम करता था, उसको ब्लैक गोल्ड कहते थे, अब डेटा वो काम करेगा। ये सोने से भी मतलब कीमती चीज है। हम देश का डेटा निकालना चाहते हैं। हम पता लगाना चाहते हैं कि इन संस्थाओं में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने। हम पता लगाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो धन है, जो जीएसटी है, वो कहां जा रहा है, किसके हाथ जा रहा है। सिर्फ अरबपतियों के हाथ जा रहा है या गरीबों के हाथ जा रहा है, किसानों के हाथ जा रहा है, और ये कौन है? तो एक प्रकार से मैंने कहा, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर एक्सरे लेता है, आपकी हड्डी का एक्सरे लेता है। वो क्या है? वो डेटा है कि भैया फ्रैक्चर है, कहां कहां फ्रैक्चर है। ये हम जाति जनगणना से करना चाहते हैं। मणिपुर से महाराष्ट्र तक निकाली गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा बाबा साहेब के सामाजिक न्याय से प्रेरित थी। इसका लक्ष्य ही देशवासियों को उनके हक से अवगत कराना था। जिस न्याय की परिकल्पना बाबा साहेब अंबेडकर ने की और जिसे पूरा करने के लिए राहुल गांधी ने जान लगा दी है, हमें उसी को आगे बढ़ाना है। आइए हम संविधान बचाओ अभियान से जुड़कर राहुल गांधी का हाथ मजबूत करें और लोकतंत्र को बचाएं। इसी में हम सब देशवासियों की भलाई है।